दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि बीजेपी किसी तरह से 2024 को जीतने के लिए वो तमाम अपने तरीके आज़माने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो चुनाव जीत सके। हालाँकि आज की जो तारीख में सर्वे रिपोर्ट कह रही है, वो सब उनकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया। ये जब इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट उनके पास आई है, तब से टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्थिति ये है कि इस वक़्त अगर बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट पर जाती है, तो ये आंकड़ा इस कदर घट चुका है 2024 में बीजेपी की वापसी को लेकर कि ये नामुमकिन दिख रहा है। इस वक़्त एनडीए की जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। वो उतनी स्थिति पर नहीं आ पाएगा कि सरकार बना पाएँ। वहीं पर ये फ़ेवर में जा रहा है विपक्षी दलों के, ज़ाहिर-सी बात है। आपको मैं बता दूँ कि बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, इसमें दरअसल हम आपको ये बताएँगे कि कितनी सीटें उनके पास निकल के इसमें आई हैं। ये जानकारी आपको इसी चर्चा के दौरान मिलेगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे हुआ है, उसके बाद से बहुत कुछ ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से अब रिश्ते जो हैं बीजेपी के कई लोगों के साथ गड़बड़ाने लगे हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपना बचाव करें, कैसे वापस से सरकार को सत्ता में लेकर आएँ, अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आएँ। लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें इस तरह से बढ़ गई हैं कि ये आंकड़ा जो है लोकसभा सीट का, वहाँ तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी नामुमकिन हो रहा है। ना सिर्फ़ ये 5 राज्य जिसमें अभी चुनाव होने जा रहे हैं, ना सिर्फ़ इसकी बात बल्कि जो 543 सीटों का आंकड़ा है, उसमें से केवल 130 सीटें हैं, जो कि इनके फ़ेवर में इस वक़्त दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही उन्हें इस वक़्त हरा रहा है। कुछ दिन पहले यूपी का भी इंटरनल सर्वे हुआ था और उसमें भी काफ़ी चिंता वाली बातें सामने आई। अच्छे खासे जो बड़े इनके नाम हैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के, लोकसभा सीट के, वो सब फ़ेल होते उसमें दिख रहे हैं। इस तरह की स्थिति खराब हो रही है इस वक़्त बीजेपी के लिए। और आप जानते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर भी कोशिशें कर रहे हैं वो चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ नहीं रही हैं। लोगों का मूड जो है वो मोदी नाम के साथ अब घटता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय हैं, जिनके साथ इस पर चर्चा करेंगे आगे। सर नमस्कार सर। सर, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में खुद बीजेपी के पास इस वक़्त हार दिखाई दे रही है। अमित शाह जो हैं वो उनकी चिंता बढ़ रही है इसको लेकर। मोदी जो हैं उनकी चिंता बढ़ रही है। और आपको पता है कि जब ये काम करते हैं तो ये कोशिश करते हैं उस स्तर पर जाकर के काम करने की जहाँ पर ज़मीनी स्तर पर हर व्यक्ति से जुड़ें और वहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस करके आगे अपने चुनाव की तैयारी कर सकें। सर, ये 130 का आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है बीजेपी का इंटरनल सर्वे में, सिर्फ 130 की सीटें मिल रही हैं उनको 543 में से। क्या आपको वाकई में ये लगता है कि इस वक्त ये आंकड़ा इनको धराशायी करने वाला है? विनीता, मेरा आंकड़ा भी 140 पार नहीं करता है। मैं खुद भी अपना असेसमेंट करता रहता हूँ पॉलिटिकल, उसके कारण होते हैं। इसके पहले भी जहाँ जहाँ के मेरे असेसमेंट थे, आपको ध्यान होगा आपकी डिबेट में मैंने कर्नाटक का बताया था, और कर्नाटक में मेरे असेसमेंट में और रिजल्ट में केवल 3 सीट का फर्क पड़ा। बंगाल में भी वही हुआ, बिहार में भी वही हुआ था। यूपी पे भी जो मेरा असेसमेंट था दूसरी पार्टी को लेके, वो बिल्कुल 100% सही साबित हुआ। तो उसके पीछे कोई मतलब एक अपना पॉलिटिकल रीजनिंग होती है। सवाल यह है कि इनको लोग वोट क्यों दें। इन्होंने 2014 में जो चुनाव लड़ा था, ये बड़े बड़े वादे करके आए थे, और इन्होंने अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फला सरकार, बहुत हुआ औरत पर वार, अब की बार फला सरकार, इस तरह के तमाम नारे दिए थे। और कोई सो कॉल्ड गुजरात मॉडल का नारा भी दिया था इन्होंने। यार, जब 2014 में अन्ना ने, रामदेव ने और विनोद राय नाम के एक आईएएस अफसर ने, इन सब ने मिलकर कांग्रेस की जड़ खोद दिया था, और ऐसा माहौल बना दिया था कि कांग्रेस में सिर्फ चोरी होती है और कोई काम नहीं होता, जमीन से आसमान तक। तो माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना दिया था तमाम लोगों ने मिलकर। उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। अन्ना वगैरह तो खैर बीजेपी के पपेट थे, उनकी कठपुतली थे, मैंने तब भी कहा था। तो जो भी इन्होंने वादे किए थे, वो चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, वो किसान की आय दोगुनी करने का वादा हो, वो 30 रुपए लीटर डीजल बेचने और पेट्रोल बेचने का इनका वादा हो,
वो 3 महीने के अंदर या 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन लाने का वादा हो, 100 दिन के अंदर सर तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का वादा हो। सैकड़ों वादे हैं, एक भी वादा ये आज तक पूरा नहीं कर पाए। 2019 में बालाकोट और पुलवामा के नाम पर जीत गए, लेकिन एक भी वादा चूंकि ये पूरा नहीं कर पाए जो जनहित का वादा है, तो जनता सवाल है इनको वोट क्यों दे। सिर्फ प्रचार से तो काम नहीं चलता। मंदिर के सवाल पे ये बात करते हैं, आप मंदिर को एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मंदिर में इनका कोई योगदान नहीं है। मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बन रहा है और उसको हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष ने समान रूप से उसका स्वागत किया और शुरू में कह दिया था सब लोगों ने। हमने तो खैर 1990 में ही कहा था कि मामला अदालत पर छोड़ दीजिए, अदालत जो फैसला करे उसको पूरा देश मान ले, या फिर आपस में बैठ करके बात कर लीजिए। तब ये माने नहीं थे। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बल्कि फैसला भी कर दिया था, जो फैसला करीब करीब ऐसा ही था जैसा अदालत ने किया है, और ये लोग पलायन कर गए, उस फैसले को माना नहीं इन्होंने। लेकिन अंततः उसी अदालत ने फैसला किया और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा सब मानेंगे। उस मंदिर का भी ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम पर ये क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन जनता बड़ी जागरूक हो गई है। अब दंगे से, मंदिर से, इन चीजों से जनता को वोट नहीं देने वाली। उसके बच्चों को रोजगार चाहिए, उसके घर में भोजन चाहिए उसको। अभी आप देख रहे हैं कि अभी रिपोर्ट कितनी तरह की आई है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में रिपोर्ट ये आई कि बहुत सारा पैसा जो किसी मद में आया, जैसे एजुकेशन सेस लगता है उस पर पैसा आया, वो पैसा एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया कहीं। सीएजी ने जानकारी करने की कोशिश की कि पैसा डाइवर्ट कहाँ होगा, वो लिखते हैं सीएजी, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि पैसा गया कहाँ। इस तरह के बहुत बड़े बड़े घोटाले सरकार में हो गए हैं और जिस मद पर, जनहित के मद पर पैसे खर्च होने थे वो नहीं हुए। आरबीआई की रिपोर्ट आई। आरबीआई का कहना है कि लोगों की आमदनी कम हो गई है। आरबीआई का कहना है कि लोगों पर कर्जा बढ़ गया है। आरबीआई का कहना है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी असेट्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर कम हो गए हैं। आज ही अखबार में एक रिपोर्ट है कि कितने बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों का पर्सनल जो असेट है, पूंजी है, वो कम हो गई है। ये सारे इंडिकेशन है किसी देश की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने के। अर्थव्यवस्था आपने बर्बाद कर दी, विदेश नीति आपने बर्बाद कर दी, पड़ोसियों से रिश्ते आपने बर्बाद कर दिए, चाइना से एग्रेशन करा के इतनी बड़ी हजारों वर्ग मील जमीन आपने कब्जा करा दिया, महंगाई आपने बढ़ा दिया, बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज्यादा ऊंचे दर पे यहाँ पर हो गई है, नोटबंदी से आपने जी इस देश को बर्बाद किया। तो सवाल ये कि आपको ये जनता वोट अब की बार क्यों दे। जनता सूद समेत अपना हिसाब करती है। सर ये आपको क्या वाकई में लगता है बीजेपी अपने 50% वोट गवा देगी इस बार? 50% से भी डाउन जा रही है, जहां 300 का आंकड़ा पार किया था वहां पर 150 से भी नीचे जा रही है। विनीता, चुनाव दो तरह के होते हैं। एक चुनाव होता है शांत, जैसे शांत जल होता है। शांत जल में आप नाव चलाएं चाहे जहाज चलाएं, वो अपनी तरह से चलता है और उसमें कोई लहर नहीं उठती है। तो एक शांत जल जैसा चुनाव होता है जिसमें कि एक्चुअली वोटिंग होती है। वो वोटिंग किसी न किसी कारण से होती है और एक्चुअल वोटिंग होती है। वो एक होता है किसी फिजा और माहौल से वोटिंग कराना, उसमें एकदम बहुत बड़ा शूट कर जाता है, वो शूट अप कर जाता है वो वोट। तो इनके दोनों चुनाव बाई चांस 2014 में अन्ना उन्ना के क्रम से और 2019 में पुलवामा में हमारे 46 जवानों के मरने से, शहीद होने से, दोनों बार के इनके चुनाव जो रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव रहे हैं, वो नेचुरल वोटिंग नहीं है। तो जब नेचुरल वोटिंग नहीं होने का जो उसका आउटकम नहीं है, वो भी नेचुरल नहीं आना है। वो जितनी तेजी से ऊपर गया था उससे डबल तेजी से नीचे जाएगा। वो होता है ना, जितनी तेजी से आप कोई जो छालते हैं उतनी ज्यादा तेजी से वो दबाते हैं, उससे ज्यादा तेजी से ऊपर उठता है। तो उतनी ज्यादा तेजी से वो उससे ऊपर उठने वाला है और इनका वोट बहुत बड़े पैमाने पे खिसकने जा रहा है। जनता के सारे वर्ग इनसे नाराज हैं, कोई इनसे खुश नहीं है। लेकिन अगर नाराजगी पिछली बार भी थी सर, पुलवामा नहीं होता तो काफी नुकसान होता, ऐसा पुलवामा करा लिया उन्होंने, सेंटिमेंट बना था लास्ट मोमेंट पर। विनीता, पुलवामा उन्होंने करा लिया। इस बार भी इरादा कुछ ऐसा ही था। अभी आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था पिछले दिनों कि हम अंदर घुस के मारेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन फिर सब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि घुस के क्यों मारेंगे, कहाँ लड़ाई हो रही है। इरादा इनका इस तरह का अभी भी है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। जनता जान रही कि इनके हथकंडे हैं। तो जो हथकंडे एक बार आजमा लिए जाए, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, वो हथकंडे दोबारा काम आने वाले नहीं है। अब वो काम नहीं आने वाला। अब इनके पास केवल एक रास्ता है। ये मंदिर को लेकर, अयोध्या मंदिर को लेकर बड़े आशान्वित हैं कि अयोध्या मंदिर में कोई बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, देश भर से लोगों को भर भर के ट्रेनों में, बसों में लाएंगे, उनको दर्शन कराएंगे, कितने करोड़ लोगों को दर्शन कराएंगे और प्रसाद बांटेंगे। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया कि उस पर हमला करा सकते हैं।
उद्धव ठाकरे ने तो ये कहा कि ये हो सकता है कि लौटने वाले टाइम में गुजरा जैसा कोई कांड हो जाए। दूसरे लोगों ने ये कहा, सतपाल मलिक ने कहा कि इस पर हमला करा सकते हैं। तो चूंकि ये बातें पब्लिक डोमेन में पहले ही आ जा रही हैं, तो पब्लिक भी जान जा रही कि ऐसा हो सकता है। अगर अब ये करेंगे भी तो उसका असर इनको उल्टा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त सर जो स्थिति बीजेपी को खुद दिखाई दे रही है कि उनकी सीटें सिर्फ 130 निकल के आई हैं उनके इंटरनल सर्वे में, जो उन्होंने जी। खुद कराया, जैसा कि वो अक्सर अपने हर चुनाव की तैयारी से पहले वो अपने सर्वे कराते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं जिसका सर्वे रिपोर्ट उनके पास पहले आया, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो 24 के चुनाव का नहीं, सर्वे रिपोर्ट उन्होंने पांच इंटरनली कराया, वो 130 सीटें दे रहा है। अगर विनीता, 130 राज्यों में सीटें तो आती हैं, विनीता 5 राज्यों में तो ये कहीं है ही नहीं, बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। 5 राज्यों में इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बचाने की। आप देख लो, इतने इतने सारे केंद्रीय मंत्री इन्होंने विधानसभा चुनाव में उतार दिए, ये इनकी घबराहट का परिणाम है। लेकिन वो सारे केंद्रीय मंत्री भी हारेंगे और उनकी भी बेइज्जतियां कराएंगे। आज मैंने सुना कि सिंधिया को एमएलए मध्य प्रदेश लड़ाने जा रहे हैं और वसुंधरा राजे को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैंने लिखा था कि राजनीति जो है ये पहाड़ की चढ़ाई है। पहाड़ की चढ़ाई पर बहुत झुक करके धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, और अगर आपको पहाड़ पर टिके रहना है तो गहरी सांस लेके आपको स्थिर होकर पैर मजबूत करके वहां टिकना पड़ता है। और राजनीति बर्फ की फिसलन है, एक बार जब आप फिसल गए तो सीधे खाई में जाके गिरते हैं। जब तक कि कोई पेड़ वेड़ बीच में आ जाए पकड़ ले तो अलग बात है, नहीं सीधे खाई में गिरते हैं। तो ये अब राजनीति में बर्फ की फिसलन के शिकार हो गई भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों में इनको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि अभी मुझे ये पता लगा है कि आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर और सीडीओ, इस रैंक तक के अधिकारियों को दिल्ली में बुला करके प्रधानमंत्री जी खुद बात करने जा रहे हैं। ये पहले कभी सुना नहीं मैंने आज तक कभी कि इतने रैंक के अधिकारियों को बुलाया जा रहा हो। अब उनको ये कैसे प्रभावित करने जा रहे हैं, उनका क्या उपयोग करने जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि आईएएस अफसर भी पहले अपनी नौकरी देखता है, बाद में कुछ और देखता है। वो कुछ इतने प्रभावित नहीं हो जाएंगे कि उतना घोटाला कर लें। सिस्टम है सर, प्रधानमंत्री से अधिकारियों के बीच में इतने सारे लोग हैं, क्या सिस्टम का पूरा सब सरपास करके वो सीधा उसमें जा रहे हैं कि भाई ठीक है हम चलाएंगे बिल्कुल ग्राउंड से इस बार? ऐसी क्या आफत आ गई है कि ग्राउंड पर जाकर के इन सीडीओ और आईएएस अधिकारी इन तमाम लोगों को बुला करके पीएम खुद मिल रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। सुन नहीं पाया मैं, क्या सवाल दोहरा दीजिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से पीएम खुद मिल रहे हैं अधिकारियों को बुला करके, जिस स्तर पर मिल रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, आपने खुद ये बताया। तो ऐसी क्या आफत आ गई है कि इनको खुद डायरेक्ट मिलना पड़ रहा है और उसके बीच में इतने सारे और तमाम वो हैं पूरे सिस्टम में अधिकारी हैं, उनको सरपास करके वहां मुझे भी आश्चर्य है, मेरा भी राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा हो चुका है। मुझे भी आश्चर्य है, सीडीओ स्तर तक के आईएएस अफसर को उनके जिलों से दिल्ली में बुलाना और उनके साथ पीएम की मीटिंग करना, मुझे भी आश्चर्य है। अब जरा मीटिंग हो जाए कल परसों में, तब देखा जाए कि असली मकसद उसके पीछे क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट है, ये पार्टी भी घबराई हुई और आरएसएस भी घबराई हुई है। यानी कि सीधे संपर्क साध करके प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम का जो उनका एक उन्होंने मेहनत की है इसे बनाने की, अपने नाम में एक मैजिक क्रिएट करने की जो कोशिश की है, शायद उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे। अधिकारी इससे बाहर है इस इन्फ्लुएंस इस वक्त। अब ये विनीता, इस पर तो कल कमेंट किया जा सकेगा। कल जब मीटिंग होगी तो उसका आउटकम क्या निकल के आता है उस पर कमेंट किया जा सकेगा कल। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि उतने निचले स्तर तक के अधिकारी को क्यों बुलाया गया है। लेकिन सर 130 सीटें, क्या आपको लगता है कौन से ऐसे राज्य होंगे और कौन सी ऐसी सीटें? नहीं, मैंने भी 140 से ज्यादा नहीं दिया इनको। मेरा अपना जो पर्सनल असेसमेंट है वो भी 140 से ऊपर नहीं है, इसलिए 130 स्वाभाविक सीट है। क्या पता धीरे धीरे समय बदलते बदलते और भी नीचे सरक जाए, कहीं और नीचे न चले जाए। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में इनको 14 से 16 सीट तक मिलती थी। ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश में फिर 10, 12, 14 सीट पर ही सिमट के रह जाए। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब कोई पार्टी गिरना शुरू करती है, आखिर कांग्रेस पार्टी भी गिरी तो 50 के नीचे सीट पे चली गई थी। तो पार्टी जब गिरना शुरू करती है तो बहुत बुरी तरह से गिरती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो अपना एक नया तरीका अख्तियार किया है, अलग अलग वर्गों में जाके मिलने का, लोगों के साथ बैठने का, उठने का, उससे एक व्यापक मैसेज, जैसे कल वो बढ़ई लोगों के पास जाके बैठे जो कारपेंटर्स होते हैं और वहां उनके साथ कारपेंटरी का काम किया, तो ठीक है बैठे दिल्ली की जगह पर, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में हर कारपेंटर को खबर मिल गई कि राहुल जी ने हमारे कारपेंटर भाइयों के साथ काम किया, कुलियों के साथ उन्होंने बोझा ढोया। तो ये जो उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है,
उससे भी बीजेपी आरएसएस बहुत बुरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि इसका मैसेज बड़ा दूरगामी जाता है और राहुल गांधी से लोग परेशान हैं। सर राहुल गांधी तो इस वक्त ट्रोलिंग पर आ गए हैं पूरी तरह से, लगातार ट्रोल हो रहे हैं, लोगों से मिलने जाने को लेकर के बीजेपी के नेता लगातार उनको अब अटैक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस वक्त अगर ये 130 सीटें अगर उनके इंटरनल सर्वे में आ रही हैं तो यहाँ पर बीजेपी मेहनत करके किसी तरह से कोशिश करेगी कुछ हद तक इसे आगे बढ़ाने की, ये बढ़ेंगी या घटेंगी, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है सर? विनीता, राहुल गांधी अगर कहीं असरदार नहीं होते तो इनके मंत्रियों को ट्रोल करने की जरूरत क्या पड़ती? ये दिन रात 1 दर्जन मंत्री इनके राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, खाली उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दुखती हुई रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है और इनकी सीटें बढ़ने का मुझे कहीं कोई कोई चांस नजर नहीं आ रहा। कोई इनके पास मौका नहीं है, कोई इनके पास और ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे ये सीट बढ़ा सके। इनके बढ़ने की उम्मीद नहीं, घटने की उम्मीद ज्यादा है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्रियों को ले जाकर वो चुनाव लड़वा रहे हैं लगातार राज्य में, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि ना सिर्फ अगर आज केंद्रीय मंत्री इस तरह चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं, कहाँ से किसे उतारेंगे? अभी तो ऑलरेडी लोकसभा वाले लोगों को ये लोग राज्य में उतार रहे हैं। ये इनकी घबराहट का परिणाम है और घबरा करके पानी में जब आदमी डूब रहा होता है तो हाथ पैर मारने लगता है चारों तरफ, दूसरों को भी डुबो देता है। तो नरेंद्र मोदी जी भी पानी में डूब रहे हैं, चुनाव की पानी में डूब रहे हैं और वो हाथ पैर मार के अपने साथियों को भी डुबोने जा रहे हैं। केंद्र के मंत्री जो बने हुए हैं वहां चुनाव हारेंगे तो अपनी बच्ची खुची इज्जत भी गंवा बैठेंगे, इससे कोई इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सर ये एक पिछली बार भी अगर हम देखें पुलवामा से पहले तो जो सर्वे इंटरनल रिपोर्ट्स कह रहे थे वो कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं दे रहे थे बीजेपी को, और अभी भी इनकी इंटरनल रिपोर्ट जो आई है तब से सुना है कि चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने जिन लोगों से भी ये रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उनसे वो बात कर रहे हैं कि इतना बुरा हाल है, तो वो जब कह रहे हैं कि नहीं इतना बुरा नहीं होगा तो कह रहे हैं नहीं ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, ये रिपोर्ट इस तरह से हमने जो इंटरनल सर्वे करवाया ये बिल्कुल सही रिपोर्ट आई है इस बार। तो ये जो सही रिपोर्ट है इसके साथ में अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मैजिक हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक हो जाता है, अमित शाह का चाणक्य मैजिक हो जाता है, उधर अब जेपी नड्डा लगे हुए हैं और तमाम अभी क्यों नई संसद का मैजिक है, अयोध्या का मैजिक है, ये सब होने के सारे जादू एक साथ जो निकलेंगे तो ये सर ये नहीं 130 का आंकड़ा बढ़ाएंगे क्या इनका? उनका होता क्या है ना कि जब कोई जीत रहा होता है तो उसके 100 कहानियां बन जाती हैं, जो हार जाता है तब भी कहानियां बनती हैं। अब ये हार की कगार पे है। योगी आदित्यनाथ जी की कोई अच्छी सरकार नहीं मानी जाएगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, बलात्कार चरम सीमा पर है, रोज जगह जगह हत्याएं हो रही हैं और कहीं किसी जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ के एमएलए एमपी मरे परेशान है, उनके मंत्री परेशान, उनकी कोई हैसियत नहीं है, किसी मंत्री का अपने विभाग में भी कोई दखल नहीं है, वो कुछ भी करना चाहे तो अपने मन से काम नहीं कर सकता, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हद। वही स्थिति दिल्ली की सरकार की, केंद्र सरकार की भी है। इन्होंने खुद अपने हाथ पैरों को बहुत कमजोर कर दिया। पूरी सत्ता अकेले 2 हाथ में केंद्रित करने के कारण, पूरी पूरी पूंजी भी 2 हाथों में केंद्रित करने के कारण ये लोगों से कट गए हैं और कट करके इन्होंने लोगों को कमजोर किया, तो निश्चित अपना हाथ पैर कमजोर होगा तो शरीर भी कमजोर होता है। वही परिणाम इनका देखने को हमको मिल रहा है और इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। सर आपके लिए एक सवाल है स्क्रीन पर, अगर आप देखें तो ये जो सवाल है मैं मुझे लगता है कि इसका जवाब जिन्होंने पूछा है उनको पता होना चाहिए, देना चाहिए सर। ठीक है दोस्त, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, तानाशाही आने की संभावना है, आरएसएस की फांसीवाद का खतरा था। पत्रकार की हैसियत से और लेखक की हैसियत से मैं काम करता हूँ, करता रहता हूँ, उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तक कि आप मुझे टीवी पर भी सुनेंगे तो हो सकता है कई बार मैं किसी पार्टी के मुद्दे से न सहमत हूं तो अपनी बात इंडिपेंडेंट रूप से कहूंगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता नहीं, स्वतंत्र बात करता हूं मैं। लेकिन राजनीति को राजनीति से ही खत्म किया जा सकता था। इस वक्त ये जरूरी था कि उस पार्टी को मजबूत किया जाए जो बीजेपी को हरा सकती है और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाए पहले, बाकी लड़ाइयां बाद में देख ली जाएंगी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और निर्णय लेने के पीछे कोई कारण नहीं है। सर इसी वजह से तो नहीं कि आपको लगता है बीजेपी को जाना चाहिए इसलिए आप 140 सीटें बता रहे हैं बीजेपी के लिए? हालांकि मैं फिर याद दिला दूं जो दर्शक देख रहे हैं कि 130 सीटें खुद बीजेपी के इंटरनल सर्वे में लोकसभा में निकल करके आ रही हैं, लेकिन सर जो कह रहे हैं इनके हिसाब से भी 140 सीट्स ही बनती है लोकसभा में, वो कम सीटें देने की वजह ये तो नहीं है सर? नहीं, दरअसल जो जिन लोगों ने सर्वे किया है वो असलियत जानते हैं। उन्होंने जमीन पर घूम के सर्वे किया है।
जो मेरा सर्वे है वो मेरे अपने राजनीतिक आकलन के और राजनीतिक अनुभव के आधार पर है। मैं अलग अलग प्रदेश की परिस्थितियां, वहां के हालात, नेताओं के और लोगों से जो मिलता जुलता रहता हूँ, रोजाना तमाम लोगों से बात करता हूँ, मेरा अपना आकलन करने का एक अलग तरीका है। मैं कर्नाटक तो नहीं गया, लेकिन कर्नाटक के बारे में जो मैंने आपके चैनल पर बताया था उसमें सिर्फ 3 सीट का फर्क पड़ा, केवल 3 सीट का। बंगाल भी मैं नहीं गया, लेकिन मैंने जो बताया था वही निकला पूरा। तो एक अपना असेसमेंट, एक अनुभव होता है। तो ये मेरा अनुभव ये कहता है कि हो सकता है 130 से नीचे भी चले जाएं। लेकिन लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि 2029 तक मोदी ही रहने वाले हैं, किसी भी तरह से नहीं जाने वाले हैं। लेकिन लोगों को अभी ये मोदी नहीं पता है कि बीजेपी अभी अंदर खाने बहुत बड़ी टेंशन से जूझ रही है। तो सर ये जो एक मोदी माइंडसेट है, इस तरह का परसेप्शन, इसे कैसे लड़ेंगे? वनिता, मोदी जी ऑलरेडी जा चुके हैं। मोदी जी को पता है कि वो जा चुके हैं, और वो उनके चेहरे पे भी नजर आ रहा है, उनके हाव भाव में भी नजर आ रहा है, उनकी भाषा में, उनकी भाषा बोली में भी नजर आ रहा है। वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब केवल दिन गिनने का टाइम रह गया है केवल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भारी वोट से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 60 के आसपास सीट आज की तारीख में मुझे लगता है आनी चाहिए। बाकी चुनाव पास आएगा तब बताऊंगा। जी सर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इस सबको लेकर के, क्योंकि सर आरएसएस वाला भी एक फैक्टर है। अगर चुनाव में इन बीजेपी की इंटरनल सीटें कम आ रही हैं, आरएसएस लास्ट मोमेंट पर एंट्री करती है और बताती है कि देखिए हमने आपको निकाल लिया, हमने ये सरकार बना दी, ये हमारा मैजिक है, तो बीजेपी को ही मान के चलना पड़ेगा। विनीता, आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है दिल्ली, और दिल्ली में 2-3 बार से लगातार बीजेपी हार रही है। आरएसएस का एक यहाँ बड़ा हेडक्वार्टर भी है। आरएसएस का गढ़ है नागपुर। नागपुर में भी हार जाती है वो। महाराष्ट्र उसका गढ़ है। महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बमुश्किल 4 से 5 सीटें मिलेंगी लोकसभा में, बहुत मुश्किल से। और विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा हाल उनका होगा महाराष्ट्र में। तो आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका हुआ बनाया हुआ है। मैं जो आरएसएस के लोगों को जानता हूं, मैं जिस शहर में रहता हूं, तो मैं आरएसएस के लोगों को जानता हूं जो सुबह पीटी और परेड करते हैं। वो सारे वो लोग हैं जो पूरे दिन दुकानों में बैठ के मिलावटखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी करते हैं और सुबह आदर्शवाद की बातें करते हैं। वो कभी भी ये नहीं करते कि अपनी दुकान से हिंदू को नकली माल ना बेचें, नकली दवाई ना बेचें, हिंदू को नकली घी, नकली दूध ना बेचें। ये नहीं करते। ये बड़े ही दोहरे और दोगले चरित्र के लोग हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये अफवाह उड़ाने में तो माहिर हैं। गणेश जी को दूध पिला देंगे एक दिन में, घंटे भर के अंदर, लेकिन इनको सचमुच जमीन पर इनका कुछ भी नहीं है। और वैसे भी सरकार के इस 9 साल में आरएसएस बुरी तरह खोखली हो गई है। कोई जमाना था कि आरएसएस के लोग बड़ी सफाई से रहते थे, कुछ लोग रहते थे अच्छी तरह, कार्यकर्ता के घर में रुकते थे, साधारण तरीके से चलते। अब ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, और जितनी बुराइयां होती हैं, जिनको बुराई कहते हैं, उन सारी बुराइयों में तमाम लोगों को लिप्त होते हुए मैं देख रहा हूं। तो अब आरएसएस का चरित्र भी बहुत बुरी तरह बदल चुका है। आरएसएस वो नहीं रही। कभी ये कहते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी ये बोलते नहीं। इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। हिंदू को ये जानते नहीं। हिंदू खुद ये है नहीं। हिंदू का अर्थ ये समझते नहीं। उसका जो व्यापक अर्थ है उससे ये सहमत नहीं है। हिंदुस्तान से इनको अब नफरत हो गई है। अब ये भारत करने लगे हैं, वरना इनका नारा ही था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो इस तरह से इनका बड़ा दोहरा चरित्र है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव में 2015 में कहा कि आरक्षण बहुत हो गया, अब आरक्षण को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। अभी उन्होंने पिछले दिनों जब चुनाव हार गए, चुनाव हारने के उनको पता लग गया कि हार रहे हैं, अब वो कह रहे हैं नहीं, आरक्षण लागू रहना चाहिए। 1924 से आरएसएस लगातार ये कह रहा है कि हमारी लड़ाई ईसाई से, मुसलमान से और कम्युनिस्ट से है। अब मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद में जाना चाहिए, हमको किसी से नफरत नहीं है। ये पहले सच कहते थे कि आज सच कह रहे हैं। इस दोहरे चरित्र को भी जनता को समझना चाहिए, और जनता समझ रही है। एक सवाल पूछा है, यूपी में कितनी सीटें मिल सकती हैं? कुछ परिवर्तन अभी होने वाले हैं। अभी जो सीट शेयरिंग है और जो गठबंधन है, उसमें आने वाले समय में कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर वो परिवर्तन हो गया और वही चीजें हो गई जो मैं समझ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को 20 से कम सीट मिलनी चाहिए, अगर हो गया तो। सर ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छे से नब्ज जानते हैं, क्या आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की में भी मतलब ये जो 130 सीटों की बात हो रही है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में, आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? वहां से कितनी सीटें निकल के आ पा रही हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, जनता बहुत खिलाफ है। और कुछ चीजें हैं जिसका मैं अभी यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, जानबूझ करके वो रणनीतिक चीजें हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ।
लेकिन अगर वो रणनीति चीजें हो गई तो किसी भी हालत में बीजेपी 20 पार नहीं करेगी, उसके नीचे रहेगी। लेकिन सर ये भी होता है कई बार चुनावी रणनीति में देखा जाए, रणनीति का हिस्सा होता है कि जिसकी हम चर्चा करना शुरू करते हैं कि ये शायद हार रहे हैं, इनकी जो स्थिति ऐसी हो रही है, पता चल रहा है कि लास्ट मोमेंट पे वो पटका नहीं देखे, वो जीत के निकल गए और जो जीतने की फिराक में थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे रह गए। विनीता, एक चीज देखा आपने, अभी घोसी में चुनाव हुआ था, ठीक है उन्होंने डिक्लेयर 42,000 वोट किया, लेकिन घोसी में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 63,000 वोट से जीता है। 63,000 63,000 तो पार्लियामेंट में लोग, बहुत सारे लोग नहीं जीत पाते हैं। एक एमएलए इलेक्शन में 63,000 की लीड से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीता है। इसका मतलब है कि जनता का कितना एक तरफा रुझान है बीजेपी के खिलाफ। 63,000 अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है अपने आप में, और इंडिकेशन है, उसी को समझ लीजिए वही यूपी का एक आईना है। सर लेकिन यहाँ पर हम जब विधानसभा की बात करते हैं तो रिजल्ट अलग से निकल के आते हैं, उसमें भी लगभग कहते कहते ये एक तरह का सुपड़ा साफ करने वाली स्थिति निकल के आखिर में आ जाती है। और अभी तो 400 पार, और अब तो मुझे लगता है कि पिछली बार ये था और अब की बार शायद हो सकता है बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीधा 500 पार की लाइन लेकर के चले, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है वोटर पर। वो तो इंटरनल सर्वे आया है जो कि उनके पास जानकारी है, बट एक बाहर की जो जानकारी होती है जिसमें एक परसेप्शन से माइंडसेट चेंज किया जाता है, वो एक अलग चीज है सर। अनिता, बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है, ये कर्म करने वाले नहीं है, ये शब्द गढ़ने वाले लोग हैं, वाक्य गढ़ने वाले लोग हैं। ये तरह तरह के लच्छेदार शब्द गढ़ना जानते हैं, लेकिन शब्द गढ़ते गढ़ते इतने गढ़ चुके हैं कि जनता इनके शब्दों से ऊब चुकी है। अब जनता इनको देखना नहीं चाहती है। यूपी विधानसभा का चुनाव जो था, वो तो मेरी आपकी तब भी डिस्कशन हुआ है, उसमें किसी भी हालत में अखिलेश यादव को हारना नहीं चाहिए था। कुछ गलतियां हो गई थी जिसके कारण वो हार गए, वरना उनकी सरकार बनी होती। काफी सारी सीटें ऐसी रही थी सर। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस पर है कि बीजेपी का खुद का एक इंटरनल सर्वे हुआ है जिसमें जानकारी निकल के आई है कि बीजेपी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 130 सीटें जो हैं वो इनके पास इस वक्त आ रही हैं खाते में। अगर यही स्थिति रहती है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रेट अवे इसमें दिखाई दे रही है इस सर्वे के दौरान। आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्थितियां हैं वो वाकई में बीजेपी इसे कंट्रोल कर लेगी, या आज 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है, और ये सर्वे की रिपोर्ट है ये लोकसभा चुनाव को लेकर है, पहले ही बीजेपी अपने राज्यों के चुनाव को लेकर चिंतित है। आशीष जी। विनीता, सबसे पहले तो जहां राय साहब ने जो एक अभी बात कही थी कि इनके कहानियां, इनके भाषण, इनके वादे जो गढ़ते गढ़ते पराकाष्ठा पार हो चुका है, तो मैं उसी पे आगे आपको बताता हूं। मैं आज मोदी जी का जो नया अवतार यूट्यूब वाला हुआ है, जिसपे सब्सक्रिप्शन के लिए अपील किया उन्होंने, उसको देख रहा कि अपील का असर कहां तक जा रहा है। ये भी एक पैरामीटर है, छोटी छोटी चीजें बैठ के हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो गौर करने वाली बात है कि अब से करीब करीब 50 घंटे पहले इस देश के नहीं, ब्रह्मांड के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता अक्सर योगी आदित्यनाथ के मंचों से हमेशा आपने सुना होगा, शुरुआत ही यहां से कहते हैं। जैसे होता नहीं, उस शादी कार्ड पे मंगलम भगवान विष्णु करके शुरुआत होता है, वैसे ही भाषण शुरुआत होता है योगी जी का, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री। वो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री 48 घंटे पहले उनके यूट्यूब पर 17.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। 17.9 मिलियन। 48 घंटे बाद 140 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री की अपील पर, खुली अपील पर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब भी 17.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप जाकर के चेक कर लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट सारा लेकर के रखा। तो ये जो है, ये जो सर्वे इंटरनल है, ये इंटरनल सर्वे जो बता रहे हैं उससे ज्यादा एक्सटर्नल तस्वीरें साफ है कि देश का मिजाज अब क्या है। और उसी पर मैंने एक कमेंट पढ़ा, और मैं राय साहब की उसी बात से जोड़ते हुए फिर अब आऊंगा इंटरनल सर्वे पे। उसमें एक कमेंट था, एक मोदी जी के ही प्रशंसक ने लिखा होगा, लिखा था, देश का विकास सीने की चौड़ाई या जुमलों की लंबाई से तय नहीं होती, इसके लिए सोच की गहराई और दिल की सच्चाई जरूरी। तो ये बातें आईने की तरफ साफ है। अब आते हैं सर्वे पे। इंटरनल सर्वे में अब तक विनीता जितने एनालिस्ट बैठते हैं सब कहते हैं कि झटका महाराष्ट्र से होगा,
झटका बिहार से होगा, बीजेपी 220 के आसपास रुक सकती है, 230 पे जा सकती है। मेरा कहना अलग है, उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका मिलेगा और उत्तर प्रदेश का झटका इतना जोर का होगा कि 150 सीट पर रुकेगी भाजपा। बीजेपी के इंटरनल सर्वे की आप बात करें तो मैं इंटरनल सर्वे पे आता हूं, जो यूपी का इंटरनल सर्वे, यूपी के इंटरनल सर्वे में भाजपा के 80 सीटों को 3 ग्रेड में इन्होंने ग्रेडिंग, सांसदों के परफॉर्मेंस की, जनता कितना सांसद से खुश है। एक ग्रेड में सिर्फ 7 सीटें हैं। अब 7 सीटों को बता करके मैं विश्लेषण करूंगा, बाकी राय साहब सहमति देंगे, बहुत वरिष्ठ हैं, राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। एक ग्रेड में मोदी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेश शर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा, जालौन के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, पंकज चौधरी महाराजगंज वाले, यही पंकज चौधरी हैं कि मोदी जी जब गोरखपुर गए तो गोरख धाम में नहीं गए और पंकज चौधरी के घर चले गए। योगी जी को उस दिन बड़ा झटका लगा, सदमे में। और एसपी सिंह बघेल आगरा वाले। इन सब में ये 3 नाम ऐसे हैं, मोदी, राजनाथ, स्मृति, कि सर्वे करने वाला कोई भी होता है इनको ए ग्रेड के अलावा कहीं डाल नहीं पाता। समझने की बात। और उसके बाद की बात बताऊं, इस ए ग्रेड में से एक को अब आप स्मृति तो हार रही है बुरी तरह, स्मृति तो कम से कम 2 लाख वोट से हारेगी। राय साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं वही कहने जा रहा था कि ए ग्रेड 2 लाख वोट से, ए ग्रेड से एक नाम जो स्मृति ईरानी का है गीता, आप इनको सी ग्रेड तक बीजेपी ने बनाया था। मैं डी ग्रेड एक बना रहा हूँ, डी ग्रेड में जाएंगी स्मृति ईरानी। और ये संजय गांधी अस्पताल, ये गांधी जो नाम है ना जिससे परेशानी है, यही संजय गांधी अस्पताल स्मृति ईरानी को अमेठी में, हालांकि वोट तो बता दिया राय साहब ने, लेकिन बहुत बुरी, मैं अमेठी के ग्राउंड पर रहने वाले अपने तमाम पुराने रिपोर्टर्स से लगातार टच में, बहुत बुरी स्थिति है। स्मृति ईरानी के खिलाफ इतना विरोध हो चुका है ग्राउंड पर अमेठी में कि हो सकता है जो राय साहब कह रहे हैं 2 लाख, हो सकता है वहां तक आंकड़ा पहुंच जाए, जीत हार का अंतर वो हो जाए। बी ग्रेड में कुछ बहुत इसमें एनालिसिस वाली बारीक बातें भी हैं राय साहब, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जो बी ग्रेड है, बी ग्रेड में आप ध्यान दीजिएगा, सतीश गौतम अलीगढ़ से, अरुण सागर शाहजहांपुर, ये हरीश द्विवेदी हैं बस्ती वाले, प्रदीप कुमार कैराना, लल्लू सिंह अयोध्या। मतलब राम जन्मभूमि अयोध्या, राम जी की धरती, वहां भी बी ग्रेड है। अरे उसको तो एक ग्रेड में ले गए होते। आप किस मुंह से मोदी जी देश के सामने उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव प्रचार करोगे कि अयोध्या में बी ग्रेड हम है? तो अयोध्या, रवि किशन गोरखपुर, योगी जी का घर बी ग्रेड, सोचिए। इसके बाद सुब्रत पाठक, रमापत राम त्रिपाठी देवरिया, जगदम्बिका पाल, निरंजन ज्योति, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, धर्मेंद्र कश्यप, अनुराग शर्मा झांसी, रामशंकर कठेरिया, पुष्पेंद्र चंदेल और भोला सिंह, ये सब बी ग्रेड में। अब सबसे महत्वपूर्ण संख्या कितनी है? बी ग्रेड की संख्या कितनी है? ये संख्या 16 है। बी ग्रेड कितनी? 16 मतलब 16 और 7 23 सीट बता रहे हैं जी। हाँ, और बाकी सब सी वाले में जा रहे हैं। अब सी में गौर करने की जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, एटा से राजवीर सिंह, राजू भैया, कल्याण सिंह की सुपुत्री, बदायूं से संघमित्रा स्वामी प्रसाद की सुपुत्री, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, संजय निषाद होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब के पुत्र, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, हरदोई से जयप्रकाश रावत, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, कुशीनगर से विजय दुबे, सीतापुर से राजेश वर्मा, धौरहरा से रेखा वर्मा, प्रतापगढ़ से संगम लाल, फूलपुर से केसरी देवी पटेल, फरुखाबाद से मुकेश राजपूत, बांदा से आर.के. पटेल, भदोही से रमेश चंद्र बिंद, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, मिश्रिक अशोक रावत, फिरोजाबाद चंद्रसेन जादव, हाथरस राजवीर दिलेर। ये सूची पे गौर करिएगा राय साहब, आपके लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये राजनीति में ये चीजें सामने आए कि ये इंटरनल सर्वे में भी खेल है। मैं खेल इसमें देखा। इस सूची में विजय दुबे, देवेंद्र भोला और चंद्रसेन जादव, इनको छोड़ करके सारे ओबीसी और दलित
जी। यानी इस ग्रेडिंग सिस्टम के नाम पर टिकट काटेगी बीजेपी किसका? पिछड़ों ओबीसी और का, दलित का, दलितों का। दलितों का। जी। आप, हाँ, पिछड़ों का और दलितों का। इतनी बड़ी सूची सी ग्रेड, जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा है, मतलब पुअर परफॉर्मेंस वाले, पुअर परफॉर्मेंस इस उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जी, सांसदों में। जी लेकिन विद्यार्थी जी, सवाल यह है जी। कि किसी एमएलए, एमपी, मंत्री की जब कोई हैसियत ही आपने नहीं छोड़ी, वो अपने हाँ। दरोगा से कह करके किसी की मदद नहीं करा सकता, किसी दफ्तर में फोन करके किसी का जायज काम भी नहीं करा सकता, तो जब वो किसी का काम ही नहीं करा पा रहा है, तो जनता उसको दोबारा वोट दे क्यों? वो सिर्फ जन्म जन्म किसी के जन्मदिन में जाके और प्याऊ का उद्घाटन करके ही ये समझ ले रहे हैं लोग कि केंद्रीय मंत्री हैं वो। मैं एक केंद्रीय मंत्री को जानता हूँ, वो खाली प्याऊ का उद्घाटन करते और जन्मदिन में जा चले जाते हैं लोगों के, सिर्फ इतना काम है केंद्रीय मंत्री के पास। यही स्थिति प्रदेश के मंत्रियों की है, तो फिर उनको जनता उनकी वोट क्यों देगी? जन्मदिन में आने के लिए? जनता को तो अपना काम चाहिए ना। हाँ। ये दरअसल दरअसल आप भाई समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपको उससे 10 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आप जिस सड़क पर जिस साइड कहीं निकलते थे, कोई पुल बन रहा होता था, कोई सड़क बन रही होती थी, कोई बिल्डिंग बन रही होती थी, कोई स्टेडियम बन रहा होता था, अब आप किसी तरफ चले जाइए, सिवाय गडकरी साहब के डिपार्टमेंट को छोड़ करके, वो भी जो कि बहुत पुरानी योजना है, गडकरी साहब वाली योजना तो राजेश पायलट ने बनाई थी। जब राजेश पायलट भूतल परिवहन मंत्री थे, तो उन्होंने सर्व चतुर्भुज योजना सबसे पहले उन्होंने बनाया, जो अटल जी की सरकार में पूरी हुई। लेकिन गडकरी साहब फिर भी कुछ काम करते दिखते हैं, उनका कोई नजर आता है, बाकी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, यूपी में नजर नहीं आ रहा। सारी सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं, पुल जगह जगह टूट रहे हैं, गुजरात से लेकर जब सब जगह तक। तो सवाल यह है कि जब चारों तरफ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, काम हो नहीं रहा, जनता का काम हो नहीं रहा, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, नौकरियां खत्म कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करके आप पिछड़ों और दलितों का हक मार रहे हो, महंगाई आप आसमान पर कर रहे हो, तो लोग वोट आपको क्यों दें? अभी महिला आयोग, अभी ये महिला बिल लेके आए, मैंने पहले ही कह दिया था कि महिला बिल लाएंगे नहीं, और लाएंगे तो उसमें कुछ पेच होगा, और मेरी बात अक्षरशः सही साबित हुई। उसको भी ले आए अगले 10-15 साल का नाम डाल करके कि 10-12 साल बाद लागू हो जाएगा। तो अब जनता को मुझे याद है सर, आपने जब कहा था कि इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैंने कहा था कि ये अगर लाएंगे बिल तो उसमें कुछ पेच होगा, ये करना नहीं चाहते, महिला बिल लाना नहीं चाहते हैं किसी हालत में, और लाएंगे तो पेच होगा उसमें। मेरी बात सही साबित हुई। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप सबको सिर्फ धोखा दे रहे हो, तो जनता से भी तो धोखा ही मिल रहा है ना विद्यार्थी जी। वैसे आपका आकलन सर, अच्छा है। आपके लिए एक सवाल लगातार आ रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पाई। ये तो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, लेकिन आपका आंकलन भी इंटरनल सर्वे के जैसा ही है बीजेपी का, तो कांग्रेस के लिए क्या आंकलन है आपका? विनीता, अभी कुछ चीजें पाइपलाइन में है, थोड़ा उसका इंतजार करिए, अभी उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, कुछ चीजें पाइपलाइन में है अभी। आशीष जी, ये 130 सीटें जो हैं बीजेपी की, लगभग आधे से ज्यादा कम सीटें नजर आ रही हैं, तो आपको ये लगता है कि वाकई में बीजेपी इस तरह का, मतलब इस वक्त गलतियां कर रही है कि वो इतने बड़ी इस तरह से औंधे मुंह गिरने वाली है? देखिए नीता, मैंने 2 दिन पहले शायद आपसे चर्चा में मैंने कहा था, बीजेपी क्या नतीजा आने वाला है ये समझ चुकी। मोदी जी, अमित शाह, इनको नतीजा करीब करीब समझ में आ चुका है। और 2 दिन पहले मैंने एक अलग लाइन लिया था, ये बाकी क्या छाप रहे क्या नहीं छाप रहे इससे अलग। मैंने कहा था भाजपा में अब भाजपा पर कब्जे की जंग है, अब दिल्ली का नतीजा तो पता चल चुका है। अब भाजपा की जो 24 में सत्ता चली जाए तो बीजेपी जंग इसकी है, और इसी मोदी के बराबर नेताओं को निपटाया जा रहा है। वसुंधरा हो चाहे शिवराज हो, ये सभी लोग, क्योंकि जब 24 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी तो पार्टी हाथ में रहे, कोई ऐसा न रहे जिसके हाथ में पार्टी सौंपी जाए। ये तो बहुत ऐसा तो नहीं है ये सर्वे रिपोर्ट जो इतनी धड़ाधड़ गिर रही है, इनके इंटरनल सर्वे में जो नंबर कम आ रहे हैं, इसकी वजह ओबीसी है इस वक्त? क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, महिला आरक्षण इनका उतना तेजी से नहीं जा पा रहा जितना इनके ऊपर मुसीबत बन रहा है ओबीसी। देखिए, ओबीसी ही नहीं, ओबीसी, एससी, यहाँ तक कि अगड़े भी। आपको मैं राजस्थान की बात, कल आपने राजस्थान का विषय रखा था, राजस्थान में बताऊं, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें क्या चल रही हैं कि राजस्थान में मीटिंग से मुस्कुराते हुए वसुंधरा निकली, मुस्कुराते हुए निकली, सब कुछ हो गया। दरअसल मैंने
उस पे पूरी एनालिसिस की कि उस मुस्कान के पीछे जो तूफान छिपा है ना, उस तूफान को नहीं देख पा रहा कोई। उस मुस्कान के पीछे तूफान है और अमित शाह और मोदी को दिख रहा है क्या तूफान है। क्या आप वसुंधरा राजे को इतना अपरिपक्व नेता मान चुके हो कि आप उनके पीठ पीछे गेम सेट कर रहे हो और वसुंधरा राजे को पता नहीं चलेगा। आज बीजेपी में, राजस्थान बीजेपी में कल देर शाम देवी सिंह भाटी की वापसी हुई है। वो पिछले 4 महीने से कैंपेन चला रहे थे राजस्थान में कि वसुंधरा को फेस बनाया जाए। 1980 से लेकर 2008 तक लगातार 7 बार विधायक रहे हैं बीकानेर की कोलायत सीट से। देवी सिंह भाटी वो लौटे हैं, क्यों लौटे हैं आप यकीन कर लीजिए, नतीजा आएगा तो हम लोग बैठेंगे। वसुंधरा राजे 40 सीट हरवा देंगी। वो मुस्कुराहट ना, वो मुस्कुराहट पता है क्या है, मोदी और अमित शाह का प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए इसलिए वो मुस्कान है। ये बार बार अपमान, बार बार उपेक्षा, पता है ये सब प्लांट वे में होता है। मैं तो मनोविज्ञान से राजनीति को समझता हूं। मनोविज्ञान क्या होती है, जब आप बार बार अपमान और उपेक्षा करोगे तो वसुंधरा जैसी ईगोइस्टिक नेता वो एक बार रिएक्ट कर जाएंगी, और जब रिएक्ट कर जाएंगी तो आप कहोगे देखिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये भाजपा को बहुत दिन से इंटरनल नुकसान पहुंचा रही है। और जो सहानुभूति पैदा हुई है वसुंधरा के साथ, उसको आप कहीं ना कहीं फिर से कट करोगे, काटोगे उसको। लेकिन वसुंधरा की मैच्योरिटी, मैं इस समय वसुंधरा राजे की मैच्योरिटी देख रहा हूं। बाकी 3 राज्यों में चुनाव है, तीनों में सबसे ज्यादा मैच्योर नेता। वो मुस्कुरा रही है, हर अपमान, हर उपेक्षा के बाद मुस्कुराते हुए निकल रही है। बंद कमरे में क्या बैठक हुई, क्या बातें हुई, वो बातें कोई वो मुस्कुराने वाली वजह नहीं देती है वो बातें, लेकिन बाहर मुस्कुराते हुए निकलती है। और आपको बताऊं 25 तारीख को मोदी की रैली के बाद वसुंधरा राजे ट्रेंड की हैं। वसुंधरा का ग्राफ बढ़ा है राजस्थान में, क्योंकि लोगों की सहानुभूति पैदा हुई कि बीजेपी की एक तो नेता है जिसके पीछे 10 लोग खड़े होने वाले हैं, उसको भी मोदी और शाह नहीं पसंद कर रहा है, राजस्थान की राजनीति से आउट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें जो सर्वे आपने 130 का बताया ना, ये मैंने तो कहा उत्तर प्रदेश, अगर राय साहब, अखिलेश यादव, मतलब ये पूरी टीम जो है, अगर ये टीम वर्क से काम की, टीम वर्क दिख गया, तो यकीन मानिए, मैंने 150 का आंकड़ा पहले कहा था, 150 का आंकड़ा ये मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए, 150 का आंकड़ा। अभी छत्तीसगढ़ की आपको बात बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा में 5 प्रभारी रखे जा रहे हैं, 5 प्रभारी भाजपा की तरफ से। एक संभाग प्रभारी है, एक जिला प्रभारी है, और विधानसभा के भीतर एक विधानसभा पे 5 प्रभारी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हर जगह से विधायक, सांसद, यहाँ तक कि संगठन मंत्री आ रहे हैं वहां पे विधानसभा के और जिला के, संभाग के प्रभारी बन रहे हैं। आप सोचिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने कहीं अभी भी भाजपा की स्थिति मुकाबले में कहीं नहीं नजर आ रही, कहीं भी। अब एक विधानसभा पे 5-5 लोग, ये क्या है, क्या है ये बीजेपी के जो नतीजे आने वाले हैं ना, उसके संकेत है। दरअसल इस संकेत को जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो मीडिया में संकेत देखना चाहती है और न देश को दिखाना चाहती है। संकट ये ना सर। जी, ऐसा भी लग रहा है क्या कि लोकसभा चुनाव विधानसभा के साथ करा देंगे लोग, प्रीमेच्योर इलेक्शन करा देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। ये सब उतारते हुए जा रहे हैं लगातार। राजस्थान में भी, राजस्थान में उतारेंगे कुछ अपने सांसदों को। सर मुझे तो लगता है कि बल्कि ये कराना उनके लिए बड़ा ज्यादा घातक हो जाएगा इस वक्त। नहीं, ये इतने सारे केंद्रीय मंत्री उतार रहे हैं, अगर सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए तो इसका मतलब है कि भारत सरकार को उन्होंने भंग मान लिया है, या भारत सरकार नहीं है, उनको प्रदेश में भेजो अब एमएलए बनने के लिए। मेरा इसी पे राय साहब, इस पे मैंने कल जो मेरा व्यक्तिगत राय बतौर पत्रकार, मैंने ये इस पे सोचा है। ये बाकी तो भाजपा के लोग और तमाम मीडिया के आप परसेप्शन देखो ना, कैसे चुनौती, अरे मंत्रियों को भेजा, पूरा सफाया हो गया, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है यहाँ पे। अगर ये मंत्री, आप सोचो, कल्पना करो कि सांसद और मंत्री जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में,
अगर टीम मोदी उतर रही है तो विधानसभा चुनाव में टीम मोदी की परफॉर्मेंस पे नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन कुलस्ते या प्रहलाद पटेल अगर ये चुनाव हारते हैं तो मैं तो एक बात कहूंगा, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सभी इंडिया के सभी दल इस बात को सोचें, फिर नरेंद्र मोदी 2024 में किस फेस से चुनाव लड़ने जाएंगे, जिनके उनको तो रिपोर्ट जनता ने दे दिया ना कि आपके मंत्री हमारे सामने नहीं आए, हम नहीं पसंद करते हैं। जब विधानसभा चुनाव में हरा दिया तो मोदी के लिए तो फेस, कल बात हुई थी, मैंने विनीता से कहा कि कैसे आप फेस बचाओगे, आपके मंत्री ये बताइए, ये बौखलाहट में, जब बौखलाहट और घबराहट में अक्सर आत्मघाती गोल लोग कर देते हैं, और ये आत्मघाती गोल है इन मंत्रियों के हारने के बाद अगर विपक्ष इस बात को जनता के सामने ठीक से ले गया तो यहीं पर मोदी जी की परमानेंट हार हो जाएगी। किस फेस से जाएंगे वोट मांगने, जिसके मंत्री विधानसभाओं में जाके हार गए, जिसके सांसद विधानसभा चुनाव में जाके हार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मध्य प्रदेश के बारे में भी मेरा अनुमान है कि वहां 50-60 सीट से ज्यादा शायद महाविंग को नहीं मिलने जा रही है, 60 सीट मैक्सिमम है। 60-65 राय साहब, अभी जो मेरा आकलन है 65 के आसपास ये जो है नजर आ रहे हैं, और ये आंकड़ा मेरा 60 है, मेरा 60 है, एक ही बात है, ये आंकड़ा नीचे जा सकता है। अभी तो शिवराज मामा की कहानी बाकी है ना। जी जी जी, इस बार तो उनकी विदाई वैसे ही फाइनल हो चुकी है, कुछ भी करें। तो मैं विदाई फाइनल कर रहा हूँ ना कि जिसकी विदाई फाइनल हो गई है वो किसी और की भी विदाई तय करेगा, वो किसी और की विदाई तय करेगा। चाय से जब मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा था एक दिन विनीता आपसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग देसी आदमी हैं, कहते हैं न खेलब न खेले देव, खेलिया बिगाड़ब। तो जब आपने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है तो देखिएगा, इन लोगों ने, जिन्होंने मोदी जी के साथ ही समानांतर नेता हैं, बराबर कद के नेता हैं, ऐसे थोड़ा है कि मोदी जी उनको चाहे किसी मक्खी तरह निकाल देंगे और वो चुपचाप देखते रहेंगे। अपनी तबाही का तमाशा कब तक देखेगा? तो इसका भी नतीजा दिखेगा चुनाव। विनीता राय सर, आपके लिए बार बार सवाल आ रहे हैं, बहुत बार अलग अलग दर्शकों के, वो पूछ रहे हैं कि प्लीज उनसे पूछिए कि इंडिया को कितनी सीटें मिलेंगी अगर बीजेपी का ये इंटरनल सर्वे है तो क्या वाकई में इसमें आपको ये लगता है सर कि ये जो अगर 130 सीटें बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में पा रही है तो वहां पर वो विपक्ष में बट के सीटें जा रही हैं या ये कांग्रेस की तरफ जा रही हैं? वो शायद ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी गेनर होगी। कांग्रेस, पहली बात ये मान लीजिए कि विपक्ष में जो इंडिया बना है इसमें 90% या उससे ज्यादा सीटें वो होंगी जहां एक सीट पर एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। कुछ सीटें हो सकती है जहां फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन मैं मानता हूं कि 90% के आसपास सीटें जो होंगी वो सिंगल सीट होगी, एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। और जब एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन उन्होंने पूछा है, तो जब बीजेपी हार रही तो वो सीटें इंडिया में ही जानी है। और बाकी सारे दल तो उड़ीसा में बीजू पटनायक को छोड़ दीजिए, उधर चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दीजिए, अभी नहीं आए हैं, वाई रेड्डी के लड़के को छोड़ दीजिए, चंद्रमोहन रेड्डी को छोड़ दीजिए, AIDMK को भी छोड़ दिए, 4-5 दलों को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी लोग तो सब इंडिया में आ ही चुके हैं, जितने बड़े बड़े दल हैं। तो नेचुरली वो सारी सीटें उधर ही जाएंगी और कांग्रेस पार्टी उसमें एक बड़े चंक पे चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत सारे प्रदेश हैं जहां खाली कांग्रेस पार्टी ही है, वहां पर आपको कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी बहुमत मिलता दिखाई पड़ेगा। विनीता, इसमें मैं एक बात जोड़ूंगा, राय साहब ने जो विश्लेषण किया, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जेपी आंदोलन के बाद पहली बार कोई ऐसा गठबंधन मैंने बनते हुए देखा है जिस गठबंधन की बुनियाद में कुर्बानी। ये मैं कह चुका हूँ, पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये पहला गठबंधन है जिसमें हर नेता ये कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, हर नेता कह रहा है हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम पद नहीं लेंगे। ये पहला गठबंधन है जिसमें कोई कुछ नहीं चाह रहा है। और कुर्बानी की बुनियाद पर अगर कोई भी, राजनीति तो हमेशा कुर्बानी मांगती है जी। अगर राजनीति में कभी कुर्बानी देने वाले लोग आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये बड़े परिवर्तन, राजनीति में बड़े परिवर्तन का संकेत। इस देश का चरित्र भी है, इस देश का चरित्र भी रहा है हमेशा से, जो त्याग करके भागता है पब्लिक उसे पकड़ लेती है। भाग कहाँ रहे हो, आपको भागने नहीं देंगे, तो जो त्याग करता है ये पब्लिक उसके पीछे चल देती है। इस भारत की मिट्टी का चरित्र है वो।
जी राय साहब, इसी बात पे मैंने एक दिन इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई और राहुल जी गांधी से जब उस पे मैंने कहा, तमाम लोग तो हम पे टिप्पणियां भी करते हैं, ट्रोल भी करने लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंदिरा गांधी की एक कहानी सुना करके मैंने एक दिन जी राहुल गांधी के भीतर इंदिरा गांधी की झलक जो मैंने देखी, उस झलक को मैं जनता के सामने चर्चा किया कि जब 78 में 77 में सबसे करारी हार के बाद 78 में पहला उपचुनाव हुआ रामनरेश यादव के मुख्यमंत्री बनने मैं के बाद था उस आजमगढ़ चुनाव में, मैं उस चुनाव में आप काम रहे कर हो, रहा था। तभी मैंने जी चर्चा उस चुनाव में, नहीं उस चुनाव में मैं काम कर रहा था। जी और इंदिरा गांधी को वहां रुकने के लिए गेस्ट हाउस भी नहीं मिला और नहीं था ही मंदिर नहीं। में रुक कर, हाँ एक दिन तो मंदिर में रुकी, वो जिस गांव में जो अच्छा घर होता था, मेरे घर भी एक दिन हाँ रुकी थी वो, मेरे गांव में एक दिन वो मेरे घर रुकी, और उसके बदले मुझे अगले दिन राजनारायण जी की मीटिंग करानी पड़ी अपने गांव बुला के। तो जो है वो उस दौर में, और आखिरी भाषण मैंने उनका आखिरी भाषण उस चुनाव में मतदान से पहले का पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कहा था मैं यहाँ चुनाव जीतने नहीं आई, जो गलतियां मुझसे हुई हैं उन गलतियों को आप माफ कर दें, मैं आपकी नाराजगी दूर कर पाऊं, नाराजगी दूर जी करने आई। जी और जी राहुल गांधी इस दौर में ऐसे नेता दिख रहे हैं जो राहुल गांधी कहीं भी चुनाव जीतने वो कहीं जाते हैं तो कहते हैं मैं तो दिल जीतने आया, दिल मैं तो जीतने चुनाव जीतने। और इस भारत की जो स्वभाव की आपने बात की, ये भारत जो जी मांगता नहीं है ना उसे ही देता है, जी जो कहता है कि मुझे दिल जीतना है वो उसे देश जिता देता है कि सही बात देश है। ले लो। जी बिल्कुल। तो जी ये चीज और यही बड़ा फर्क डालेगा। और राहुल गांधी इस चुनाव में कुर्बानी की बुनियाद पे बने इस गठबंधन में, राहुल गांधी जी विनीता कांग्रेस के बारे में लोग जानना चाह रहे थे, सीपी राय साहब से पूछना चाह रहे थे, उनके सामने तो हम लोग का अनुभव बहुत कम है, लेकिन अरे नहीं, एक्स फैक्टर इस चुनाव में राहुल गांधी होंगे। राहुल जी गांधी जितना ब्रांडिंग पे पैसा 10 साल राहुल गांधी की इमेज डेंट करने के लिए खर्चा किया था टीम मोदी जी ने, सारा पैसा पानी में चला गया। राहुल बिल्कुल सही बात गांधी है। पूरे देश में इस चुनाव में एक्स फैक्टर होंगे। राहुल और के खड़गे साहब पीछे भी, खड़गे साहब का भी एक बड़ा मैसेज गया है। सर राहुल गांधी गेम चेंजर एक्स फैक्टर है और खड़गे साहब जी गेम चेंजर है। इस जी चुनाव जी के गेम चेंजर, इस चुनाव को जी बदल देंगे ये राहुल गांधी और चित्रांशी मल्लिकार्जुन जी, खड़गे की जो चित्रांशी जी आपको शायद नहीं जानकारी होगी, पिछले 1.5 साल से मैं हाँ। सारी मीडिया सब जगह कह रहा था कि नेहरू परिवार को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, किसी हाँ। दलित को अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, और अंततः वो हो गया। 1.5 साल से मैं इस काम में लगा था। फिर 5 महीने से मैं लगा था, इस बात में लगा हूं कि कांग्रेस पार्टी को दलित प्रधानमंत्री के सवाल पर चुनाव लड़ना चाहिए। 77 साल हो गया, आखिर सामाजिक न्याय का तकाजा है कि कोई दलित या अति पिछड़ा कोई प्रधानमंत्री क्यों न बने इस देश का। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये लाइन लेनी चाहिए, लेगी कि नहीं लेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लाइन लेनी चाहिए। बाकी तो जब सांसद चुन के आएंगे और गठबंधन चुन के आएगा, अपने नेता वो चुनेगा, लेकिन हमको बात तो अपनी कहनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि दलित प्रधानमंत्री देश का बने। ये मेरी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा मेरी है। ये आपकी इच्छा जिस दिन पूरी हो गई, जिस दिन इच्छा पूरी हुई, मैं अपना एक अनुमान, न ज्योतिषाचार्य हूं न ग्रह नक्षत्र की जानकारी है, लेकिन मैं अपना अनुमान बताऊं, बीजेपी आज 130 पे चर्चा कर रही है विनीता, बीजेपी 2 अंकों में भी अगर आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। जिस दिन इस एजेंडे पे मैंने कई बार अपने साथियों के साथ चर्चा की कि अगर दलित पीएम का फेस, मतलब ये खाली हो जाए, नाम न तय, ये तय हो जाए कि दलित मुख्य प्रधानमंत्री हम देश का बनाएंगे, 2 अंकों में आ सकती है भाजपा। मतलब अगर खड़गे जो हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस ने उन्हें सामने रख दिया, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल औंधे मुंह गिर जाएगी? क्या बीजेपी उसका कोई तोड़ नहीं निकालेगी? विनीता, नहीं कोई तोड़ नहीं उनके पास, कोई चारा नहीं। 2 नाम है, खड़गे साहब भी है, मीरा कुमार भी है, 2 नाम है। मीरा कुमार भी एक अच्छी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार वो भी हो सकती हैं, पर खड़गे साहब चूंकि अध्यक्ष हैं और वो लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर और प्रधानमंत्री पर हमलावर है, तो वो फ्रंट रनर है वो। लेकिन 2 लीडर उनके पास इस तरह के जो पीएम बन सकते हैं। साहब खड़गे साहब ने, मैं गौर से मतलब एक मोमेंट पे देखता हूँ, खड़गे साहब ने साबित कर दिया है कि ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जी बिल्कुल। ये पार्टी भी चलाना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस को, मैं कांग्रेस के बारे में बताऊं, कांग्रेस के साथी नाराज ना हो, कांग्रेस में
पिछले एक और डिकेड खड़गे साहब का में राहुल गांधी के साथ भी इक्वेशन अच्छा चल रहा है। नहीं विनीता खड़गे तो साहब वही और मैं कहने जा नहीं, रहा था। खड़गे साहब को नेहरू परिवार ने पूरी फ्रीडम दी कि आप जैसे चाहें चलाएं, और खड़गे साहब अपने पूरी पावर को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ये अलग बात, उनका स्वभाव है कि राय बात तो सबसे करते हैं, निर्णय खुद लेते हैं वो। उन्होंने वो सिद्ध कर दिया कि लीडर है। बिल्कुल यही बात मैं कहने जा रहा था कि पिछले 2 दशक में, हालांकि इस 2 दशक में राहुल गांधी भी रहे हैं, सोनिया जी भी रही हैं अध्यक्ष, लेकिन खड़गे के रूप में, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मैं वो कांग्रेस अध्यक्ष देखता हूं जो कठोर फैसले, मुश्किल फैसले सरलता से ले लेता है। ऐसा सही बात है, बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ा जो पार्टी को बोनस मिला है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में जो करना चाहते थे विनीता, खड़गे साहब वो सब कुछ कर पा रहे हैं। और जो G20, G23 बना हुआ था ना, राहुल गांधी कांग्रेस में कुछ परजीवी थे। यही मैं कहा कि कांग्रेस के साथी बुरा ना माने, मैं जब भाजपा के बारे में बोलूंगा तो कांग्रेस के बारे में, कुछ परजीवी थे जो ऑफिस बियरर बन के सालों साल बैठे रहे दिल्ली में और उनकी दुकान चलती रही। राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत। मैं कुछ नजदीकी लोगों से बातचीत किया और फिर उसको समझने की कोशिश किया। राहुल गांधी के जो कठोर निर्णय थे, जो कांग्रेस को बदलने के लिए, मजबूत करने के लिए, वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी वो फैसले ले पाए। राहुल गांधी को वो लोग रिमोट से चलाना चाहते थे और इसीलिए उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन, उनकी इमेज पे डेंट करने के लिए कैंपेन चलाती थी, उस कैंपेन में मददगार बनते थे और राहुल गांधी की इमेज को डेंट करते थे। और राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक ऐसा अनुभवी, इतना मेच्योर अनुभवी, मैं खड़गे साहब से बहुत प्रभावित हूँ राजनीति, उनकी जो देखा मैंने इस दौर में। उन्होंने राहुल गांधी की हर मंशा, हर इच्छा को कांग्रेस ने पूरा कर दिया और अब खड़गे साहब के फैसले पर प्रश्न उठाने वाला कोई परजीवी है नहीं और न किसी परजीवी में वो साहस है, साहस भी नहीं है विनीता, क्यों उठा पाए। एक आपसे वरिष्ठता में कम नहीं, 60 साल की राजनीति किए हैं, नेहरू गांधी परिवार से नहीं है, दलित हैं, अब उनके फैसले पर सवाल कैसे है। और मैंने तो उदाहरण दिए कि खड़गे साहब थे जिन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब विवाद चल रहा था और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अशोक गहलोत जुड़े हुए थे, यहाँ पर केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सचिन पायलट बैठे थे। जब मैंने उस मीटिंग के भीतर की बातें देखी, समझी, तो उसी दिन कहा मैंने कि कांग्रेस बदल। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने आपको 3 पन्ने भेजे हैं, देखिए जनहित के कितने कार्य हमने किए हैं, जन सरोकार के काम किए हैं, तो लोगों को फायदा पहुंचा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि गहलोत साहब आपने अच्छा काम किया, मैंने पूरा 3 पन्ना देखा, लेकिन उन 2 पन्नों पे भी बात जरूरी है जो 2 पन्ने की चिट्ठी मैंने आपको लिखी थी दलितों पर अत्याचार से जुड़ा, उस पर भी बात करूँ। ये कांग्रेस में सीधे सीधे छत्रपों को अनुशासन में रहने की हिदायत देने की परंपरा बहुत मतलब कमजोर हो चली थी। सीधा संदेश दिया, टीएस सिंहदेव को यहां से तय करके छत्तीसगढ़ भेज दिया, जबकि भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए वाकई समर्पित और भूपेश बघेल ने कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। हाँ, लेकिन भूपेश बघेल को लेकर के चर्चाएं काफी जोरों पर थी कि जब से उनके ऊपर ईडी का कब्जा बढ़ा है तब से बीजेपी ने उनको काफी अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके चलते कुमारी शैलजा से भी उनकी कुछ ऐसी बात हुई थी जिसके बाद ये फिर नामदेव जो है, इनका नाम सामने आ गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो ये सारी उथल पुथल जो है ये बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पर छत्तीसगढ़ में क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन वही बड़ा सवाल है कि वो रमन सिंह को भी बिल्कुल हाशिए पे डाले हुए हैं, उनको भी कोई स्पेस नहीं दे रही है। पता नहीं एग्जैक्टली कौन से नए चेहरों को लेकर के आना चाहते हैं। विनीता, खड़गे साहब ने एक अच्छा काम किया पायलट के साथ, जो मुझे जानकारी मिली। उन्होंने राजेश पायलट को समझाया कि मैं इतनी बार नेता विरोधी दल रहा हूं कर्नाटक में, 3 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। ठीक है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कल न तो मैं रहूंगा न गहलोत रहेंगे, क्या पता कल को तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, हमारी कुर्सी पर बैठे हो। ये समझाना मुझे लगता है राजेश पायलट को बहुत अच्छी तरह काम कर गया। तो ये एक बुजुर्ग का समझाना, एक बुजुर्ग का होना, अनुभवी नेता का होना, ये फायदा करता है। और भूपेश बघेल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो बड़ी भारी वोट से जीतने जा रहे हैं।
नहीं, भूपेश बघेल ने पार्टी को भी मजबूत करने का काम किया। और ईडी की बात जो आपने कही थी विनीता ना, ईडी, इसका खेल सबने देख लिया। ईडी वर्सेज इंडिया, ये सब खेल ओपन हो चुका है भाई। इस समय सबसे सबसे बोल्ड मुखर मुख्यमंत्री कौन है? वही कांग्रेस से कहते हैं उधार के सिंदूर पे, वही उधार के सिंदूर पे असम में बैठे हुए, वही है ना। ये नहीं, भूपेश बघेल ने 2015 तो, भूपेश बघेल क्या छापा पड़ा, उन्होंने कहा बड़ा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मेरे जन्मदिन पे आपने मेरे लोगों का छापा डाल दिया। लेकिन उन्होंने दूसरा डायलॉग भी बोला, बोले मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते मैं जेल में जाने से नहीं डरता हूँ, जो करना चाहो कर लो। वो अपने आप में बड़ी चुनौती उन्होंने उस दिन दे दिया। वो नहीं, तो यही करे कि अंतर होता है, व्यक्तित्व में अंतर होता है, राजनेताओं में अंतर होता है। वो असम वाले साहब 2015 में सीबीआई का जब मामला आया तो कांग्रेस में थे, 1 महीना सदन नहीं चला था, और अब भाजपा में है तो वही भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। और खैर एक बात मैं अपडेट कर दूं आपके शो में कि अब ईडी ही मोदी पर भारी पड़ेगी। या आप देख लीजिएगा, ईडी मोदी पर इस चुनाव में भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो फैसला लिया है वो खैर वो ममता बनर्जी का फैसला है। और ममता की राजनीति को जानने समझने वाले जानते हैं कि ममता लड़ाका हैं, लड़ के जीतती है। और गेम चेंजर यहां से जो अभी शुरुआत कर दी है ममता बनर्जी ने, 3 तारीख को फंड, राज्य के जो फंड रिलीज होने हैं उसमें क्या भेदभाव होता है वो तो मुख्यमंत्री लोग जान ही रहे हैं, जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। उसको लेकर के 3 तारीख को टीएमसी का विरोध था, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन, उसकी अगुवाई करने वाले थे अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस पहुंच गया कि 3 तारीख को आपको पेश होना। खड़गे साहब ने राजस्थान में भाषण देते हुए कहा था कि विपक्ष की एक रैली, एक सभा, एक संगोष्ठी का प्लान बनाइए, अगर उसका व्यवस्थापक कोई है तो वही ईडी का नोटिस उसके यहाँ पहुंच जाता है कि वो हो ना पाए। ठीक, यही ईडी का आ गया। अब इस बार आर पार अभिषेक बनर्जी ने सीधा बोल दिया है कि मैं 3 तारीख को जंतर मंतर पे टीएमसी के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करूंगा, ईडी के पूछताछ में नहीं शामिल होऊंगा, अगर हैसियत है तो गिरफ्तार। अब समझा, ईडी वर्सेज इंडिया, ये ईडी मोदी जी को भारी पड़ेगी। आप करिए गिरफ्तार, ये तो खुला ना, अगले ने कहा कि आप कर लो गिरफ्तार, आप कर लो गिरफ्तार, बंगाल में नतीजा उसका दिखेगा, चुनाव दिखेगा। राय साहब, एक सवाल मेरा है आप दोनों से है, एक करके इसके बाद हम चर्चा को पूरा करेंगे कि ये जो 130 सीटें बीजेपी की इंटरनल सर्वे में आ रही हैं, इसे आप विपक्ष की वजह से देख रहे हैं या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी की वजह से देख रहे हैं? या आपने जो तमाम मुद्दे बोले थे ठीक है वो एक चीज है, लेकिन इसमें कौन सा बड़ा एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है? नहीं, दोनों बातें हैं। सरकार नाकाम रही है, अक्षम और अयोग्य साबित हुई है। सरकार ने देश का, जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, वो चाहे चीन के कब्जे के रूप में हो, चाहे जितनी चीजें मैंने बाकी गिनाई। और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा हो गया। ये होता था विकल्प क्या है, तो विकल्प एक नहीं बल्कि 100 विकल्प खड़े हैं। 100 लोग ऐसे जो मोदी से 1 लाख गुना अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो विकल्पहीनता दिखाई पड़ती थी, वो राहुल गांधी के रूप में, खड़गे साहब के रूप में, वो चाहे नीतीश कुमार हो या अन्य लोग हो, वो विकल्पहीनता भी समाप्त हो गई। अब जनता के सामने एक नहीं बहुत सारे विकल्प हैं। और अच्छी बात कही चित्रांशी जी ने, ये पहला ऐसा विकल्प है जिसमें हर नेता ये कह रहा है मैं तो बनना ही नहीं चाहता, क्या करना। वो और बड़ा, मुझे लगता है कई बार जैसे होता है ना कि मौन जो होता है वो बोलने से ज्यादा भारी पड़ता है, वो उसी तरह से त्याग चाह से ज्यादा भारी होती है और उसका असर दिखलाई पड़ रहा है। जी आशीष जी। विनीता, इसमें सबसे बड़ा मैं योगदान मानूंगा इस देश की जनता, देश से ही सही, चाहे हम हो चाहे हमारे बाकी साथी, देश की 140 करोड़ आबादी, देश से ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ गए। सबसे बड़ी बात, जिस दिन समझ गए उसी दिन से मोदी जी को समझ गए, और मोदी जी जो समझाना चाह रहे वो सारा पन्ना पढ़ लिया उन्होंने। तो ये देश के लोगों को, अगर ये राजनीतिक परिवर्तन होता है देश, तो सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनता का होगा। और दूसरे नंबर ये जो सारा सिस्टम एक बार एक होता ना,
ऐसा एक समय होता है ट्रिगर करने का, बिल्कुल मोमेंट चेंज कर देता है। वो मोमेंट राहुल गांधी ने इस देश में लाया। राहुल गांधी को जितना इस देश में अंडर एस्टिमेट किया गया, राहुल गांधी ने ही वो परिवर्तन की जो शुरुआत है, वो बटन दबाने का काम वो राहुल गांधी ने। वो जो पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, देश भर की मीडिया ने दिखाया नहीं जी, नहीं दिखाया। ऐसा लगा कि राहुल गांधी अकेले चल रहे, लेकिन सोशल मीडिया तमाम ऐसे माध्यम देश से देखा। उस पॉइंट में एक तो मोदी जी को समझ गए लोग। समझने की बात मैंने कही थी ना, दो बातें मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, दोनों को समझ गए। राहुल गांधी को भी देश समझ गया और मोदी को भी समझ गया। बस यहीं से खेल हो गए। राहुल गांधी के बारे में जो मोदी जी समझाना चाहते थे, उसके बजाय राहुल गांधी हैं क्या देश ये भी समझ गया, और मोदी जी हैं क्या ये भी देश समझ गया। बस यहीं से सारा परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन अभी शुरुआत है इसकी। ये परिवर्तन, इससे आगे बढ़ने की मुझे अभी संभावनाएं नजर आ रही। बस सिर्फ एक ही जगह पर है कि राय साहब और राय साहब जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं इस पूरे इंडिया गठबंधन में, वो लोग कैसे आम सहमति से एक अंजाम तक पहुंचते हैं, सीट बंटवारे पे पहुंचते हैं, ये सब स्मूथली हो। क्योंकि इस देश में एक बात मैं चलते चलते जोड़ दूंगा, इस देश में ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया, बार बार कहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे लोग कहते हैं, ये हर दिन इंडिया के भीतर, राय साहब ने आज घर से बाहर निकले थे और राय साहब का कोई पुराना साथी भाजपा वाला हो, उससे खाली एक बार दुआ सलाम कर लें। देखिए इंडिया में बिखराव, तत्काल ब्रेकिंग आएगी, इंडिया में बिखराव, सीपी राय ने भाजपा के फला नेता से हाथ मिला लिया, ये तत्काल ब्रेकिंग चलने लगेगी। इसलिए, और भाजपा खंड खंड बिखरी हुई है, राजस्थान से लेकर के मैं आपको गिना दूं, खंड खंड बिखरी हुई है। कहीं आप चर्चा नहीं देखेंगे कि भाजपा में बिखराव है, भाजपा में गुटबाजी है। तो इस संदेश को जितना हो सके, हालांकि ये खोजने वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितना हो सके स्मूथली चीजें हो, आसानी से सब सॉल्व हो जाए मामला, टिकट बंटवारा हो जाए। बाकी जनता ने तो तय कर दिया है, ये मेरा मानना, जनता ने तय कर दिया। नतीजे के बाद हम लोग फिर बैठेंगे इस पर चर्चा करने। थैंक यू सो मच। बहुत दिलचस्प है ये पूरा तमाम समीकरण। इस बार का 2024 से पहले बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि बदलता हुआ दिखेगा, और पेशानी पर जिसे कहते हैं ना शिकन जो है वो दिखने लगी है। उसकी वजह यही है कि आप जो करते हैं उसके रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई देते हैं। तो इस वक्त जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को, इंटरनल जो रिपोर्ट्स उनके पास आ रही हैं, उसमें वो जीत नहीं रहे हैं बल्कि औंधे मुंह गिर रहे हैं। जो 300 पार, 400 पार, फिर 500 पार के आंकड़ों की एक एक करके लिस्ट बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनेगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस वक्त लोगों की पसंद में सरकार के ये नुमाइंदे नहीं हैं, ये साफ दिख रहा है। और सरकार के भी लोग अब ये जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, बजाय उसको कवर अप करने के लिए ये जरूर मानना चाहिए कि आप जनता के लिए आए हैं। जबरदस्ती की फिक्सिंग होकर के वहां पर बैठना, उसके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले राज्य अभी जो है चुनाव, उस पर आएंगे रिजल्ट, फिर उसके बाद में आगे 2024 का चुनाव है, देखेंगे कि बीजेपी कौन से पैतरे यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन इस वक्त चिंता है उनके लिए, बहुत चिंता में है, तमाम तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से क्या किया जाए। 130 सीटें, बहुत बुरी स्थिति है हमारी, क्या करना है इस वक्त। तो उन्हें कम से कम रास्ता नहीं सूझ रहा है। हाँ, उनके साथ में और लोग होंगे जो धीरे धीरे उनको ये रास्ता सुझाने की कोशिश करेंगे। नई संसद हो या अयोध्या की बिल्डिंग हो, कहीं की भी हो, लेकिन इस वक्त आम जन की पसंद में ये सब नहीं आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही सब इंटरनल सर्वे बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।